नमस्कार दोस्तों। आज हम जिस टॉपिक पर बात करने वाले हैं ना, वो भारत के टेक इकोसिस्टम के लिए एक असली गेम चेंजर है। आज के इस खास एनालिसिस में हम समझेंगे कि भारत में एक लैपटॉप मैन्युफैक्चरिंग प्लांट सेटअप करने की पूरी ए टू जेड प्रोसेस आखिर क्या है। अगर आप एक एंटरप्रेन्योर हैं या इस फील्ड में कदम रखना चाहते हैं, तो ये चर्चा आपके लिए एक परफेक्ट रोड मैप साबित होने वाली है। तो चलिए, बिना किसी देरी के सीधे काम की बात पर आते हैं। स्क्रीन पर देख रहा है ये नंबर देखिए, 22,880 करोड़ रुपए। बहुत बड़ा अमाउंट है ना? बिल्कुल। और ये भारत सरकार की आईटी हार्डवेयर के लिए लाई गई पीएलआई 2.0 स्कीम का टोटल बजट है। ये कोई छोटा मोटा आंकड़ा नहीं है, बल्कि इस बात का पक्का सबूत है कि इंडिया में इलेक्ट्रॉनिक्स मैन्युफैक्चरिंग का स्केल अब किस लेवल पर जाने वाला है। सीधे शब्दों में कहें तो इतनी भारी भरकम फंडिंग का मतलब है कि मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर अब एक बहुत ही बड़े और मुनाफे वाले अवसर में बदल चुका है। तो आज के हमारे इस डिस्कशन का एजेंडा बहुत ही क्लियर रहने वाला है। हम शुरुआत करेंगे पीएलआई 2.0 के अवसरों से, फिर समझेंगे कि सीकेडी या एसकेडी में से आपके लिए कौन सी स्ट्रैटेजी सही है। इसके बाद हम एसएमटी लाइन और सेटअप कॉस्ट की बात करेंगे, फिर जानेंगे आईएस 13252 के तहत ज़रूरी बीआईएस सर्टिफिकेशन के बारे में, और आखिर में बात होगी ई वेस्ट और ईपीआर रूल्स की। चलिए, सबसे पहले बात करते हैं हमारे पहले पॉइंट की, यानी पीएलआई 2.0 और इसमें छुपे मैन्युफैक्चरिंग के शानदार मौकों की। अब यहाँ सबसे इंटरेस्टिंग चीज इन नंबर्स का सीधा इम्पैक्ट है। ये जो पीएलआई स्कीम 2.0 है ना, ये सीधे तौर पर लैपटॉप, टैबलेट और पीसी बनाने वाली कंपनियों को बूस्ट देती है। सबसे बड़ा अट्रैक्शन यह है कि इसमें आपको लगातार 6 सालों तक अपनी इंक्रीमेंटल सेल्स पर औसतन 5% का इंसेंटिव मिलता है। 5% बहुत होता है। इसके अलावा ऐसा एस्टिमेट है कि इससे लगभग 4,000 करोड़ रुपए का टोटल इन्वेस्टमेंट आएगा और 75,000 डायरेक्ट जॉब्स क्रिएट होंगी। और हाँ, अगर आप लोकल लेवल पर कंपोनेंट्स बनाते हैं तो उसके लिए आपको एक्स्ट्रा इंसेंटिव्स भी मिलेंगे। मतलब फायदे ही फायदे। अब आते हैं दूसरे सबसे अहम पड़ाव पर, सीकेडी या एसकेडी। आखिर आपके बिजनेस के लिए सही स्ट्रैटेजी कौन सी रहेंगी? देखिए, असेंबली के मेनली 2 ही रास्ते होते हैं। पहला है सीकेडी, जिसका मतलब है कंप्लीटली नॉक्ड डाउन। इसमें होता यह है कि आपको अलग अलग पार्ट्स पे कस्टम ड्यूटी कम देनी पड़ती है, जिससे लॉन्ग टर्म में आपके पैसे की तगड़ी बचत होती है। लेकिन हाँ, इसके लिए आपको हाई लेवल की असेंबली और काफी स्किल्ड लेबर की जरूरत पड़ेगी। दूसरी तरफ है एसकेडी, यानी सेमी नॉक्ड डाउन। इसमें असेंबली थोड़ी सिंपल होती है और आप अपने प्रोडक्ट को बहुत तेजी से मार्केट में लॉन्च कर सकते हैं। भले ही इस पे इंपोर्ट टैरिफ थोड़ा ज्यादा लगता हो, लेकिन टाइम टू मार्केट के मामले में ये एकदम कमाल है। अगर इसे थोड़ा और आसान भाषा में समझें तो बचपन वाले लेगो ब्लॉक्स याद हैं? बस वही कॉन्सेप्ट है। एसकेडी बिल्कुल उस लेगो किट की तरह है जो आधा पहले से बना हुआ है। आपको बस कुछ हिस्से जोड़ने हैं और आपका प्रोडक्ट मार्केट में जाने के लिए रेडी। इसके उलट सीकेडी हर एक छोटे लेगो ब्लॉक को अलग अलग जोड़ने जैसा है। ये प्रोसेस थोड़ी स्लो जरूर है, लेकिन इसमें आपको अपने प्रोडक्ट को अपनी मर्जी से पूरी तरह कस्टमाइज करने की छूट मिल जाती है। आगे बढ़ते हैं तीसरे सेक्शन की ओर, जहां हम एसएमटी लाइन, सेटअप कॉस्ट और फैक्ट्री के अंदर इस्तेमाल होने वाली मशीनों का पूरा एनालिसिस करेंगे। अब जरा ऑपरेटिंग कॉस्ट की इस बहुत ही चौंकाने वाली सच्चाई पर ध्यान दीजिए। क्या आप जानते हैं कि किसी भी लैपटॉप मैन्युफैक्चरिंग प्लांट में टोटल खर्चे का लगभग 80 से 85% हिस्सा सिर्फ और सिर्फ रॉ मटेरियल जैसे कि पीसीबी, चिप्स और डिस्प्ले पर खर्च हो जाता है। जी हाँ, 85%। बाकी बचे 15% में आपकी बिजली, लेबर और मेंटेनेंस कवर होती है। तो इसका सीधा सा मतलब ये हुआ कि अगर आपने रॉ मटेरियल की सोर्सिंग सही जगह से कर ली, तो ही आपका बिजनेस अच्छा प्रॉफिट कमा पाएगा, जो कि नॉर्मली 15 से 25% के आसपास रहता है। चलिए, अब थोड़ा फैक्ट्री फ्लोर पर चलते हैं और देखते हैं कि ये मदरबोर्ड आखिर बनता कैसे है। इस प्रोसेस को एसएमटी लाइन कहते हैं, यानी सरफेस माउंट टेक्नोलॉजी। ये पूरी लाइन मुख्य रूप से 3 स्टेप्स में काम करती है। कहानी शुरू होती है सोल्डर पेस्ट प्रिंटर से, फिर आपका सर्किट बोर्ड जाता है पिक एंड प्लेस मशीन के अंदर, और फाइनली ये रीफ्लो ओवन से होकर गुजरता है। इस पूरी एसएमटी लाइन की जान है ये पिक एंड प्लेस मशीन। सच कहूं तो आपका सबसे बड़ा इन्वेस्टमेंट इसी मशीन में जाता है। यही वो मशीन है जो आपकी पूरी फैक्ट्री की स्पीड को कंट्रोल करती है, जिसे हम सीपीएच यानी कंपोनेंट्स पर आवर में नापते हैं। इसके बाद जब बोर्ड रीफ्लो ओवन में जाता है तो वो पेस्ट को पिघलाकर कंपोनेंट्स को हमेशा के लिए बोर्ड से जोड़ देता है। और हाँ, कोई गड़बड़ी ना रह जाए, इसके लिए आखिर में एओआई और एसपीआई सिस्टम्स का यूज किया जाता है, जो किसी भी तरह के विजुअल डिफेक्ट्स को तुरंत पकड़ लेते हैं। ओके, तो अब बात करते हैं हमारे चौथे पॉइंट की, जो कि है कानूनी कार्रवाई, यानी जरूरी बीआईएस सर्टिफिकेशन और आईएस 13252 के मानक।
देखिए, सिर्फ शानदार लैपटॉप बना लेना ही काफ़ी नहीं होता है। उसे मार्केट में बेचने के लिए आपको IS 13252 पार्ट 1 2010 का सर्टिफिकेट चाहिए ही चाहिए। ये एक ऐसा मैंडेटरी सेफ्टी स्टैंडर्ड है जिसके बिना सरकार आपके प्रोडक्ट को जब्त कर सकती है या फिर उस पर सीधा बैन लगा सकती है। ये सर्टिफिकेशन इस बात की पक्की गारंटी देता है कि आपके IT इक्विपमेंट में कोई इलेक्ट्रिक, मैकेनिकल या आग लगने का खतरा नहीं है और आपका कस्टमर पूरी तरह से सेफ है। अब ये सर्टिफिकेशन का नाम सुनकर घबराने की ज़रूरत नहीं है। ये प्रोसेस सुनने में कॉम्प्लेक्स लग सकती है, लेकिन असल में इसके 4 बहुत ही क्लियर स्टेप्स हैं। सबसे पहले आपको BIS पोर्टल पर जाकर अपनी एप्लीकेशन सबमिट करनी होती है। सेकंड स्टेप में आपको अपने सैंपल्स को BIS से अप्रूव्ड लैब में टेस्टिंग के लिए भेजना होता है। जब टेस्ट की रिपोर्ट्स आ जाएं, तो उन रिपोर्ट्स के साथ एक फाइनल एप्लीकेशन जमा करनी होती है। और बस सब कुछ सही पाए जाने पर आपको लाइसेंस और स्टैंडर्ड मार्क मिल जाता है। फाइनली हम आते हैं अपने 5वें और आखिरी पॉइंट पर, ई-वेस्ट और EPR रूल्स। क्योंकि पर्यावरण का ध्यान रखना भी तो हमारी जिम्मेदारी है ना। अब सेंट्रल पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड यानी CPCB से एक्सटेंडेड प्रोड्यूसर रिस्पॉन्सिबिलिटी यानी EPR का ऑथराइजेशन लेने के लिए सबसे जरूरी चीज है ये फॉर्म 1। चाहे कंपनी छोटी हो या बड़ी हो, सभी मैन्युफैक्चरर्स को अनिवार्य रूप से इसी फॉर्म का इस्तेमाल करके अप्लाई करना होता है। ये आपके एनवायरमेंटल कंप्लायंस का पहला कदम है। ई-वेस्ट के नियम इंडिया में काफ़ी सख्त हैं और ये आपकी जिम्मेदारी तय करते हैं। आपको अपने कस्टमर्स के लिए एक टेक बैक सिस्टम बनाना ही होगा ताकि वो अपने पुराने डिवाइस आसानी से वापस कर सकें। इसके लिए आपको जगह जगह कलेक्शन सेंटर सेटअप करने होंगे और किसी ऑथराइज्ड प्रोड्यूसर रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑर्गेनाइजेशन यानी PRO के साथ टाई अप भी करना होगा। और सबसे बड़ी बात, आपने कितना ई-वेस्ट हैंडल किया उसका पूरा कच्चा चिट्ठा आपको फॉर्म 2 में मेंटेन करना होगा। ये निशान देखिए, क्रॉस किया हुआ ये कूड़ेदान का सिंबल बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। ये पक्का और एकदम साफ दिखने वाला निशान आपके हर प्रोडक्ट पर या कम से कम उसके यूजर मैनुअल पर होना ही चाहिए। इसका सीधा सा पर्पस ये है कि ग्राहकों को स्ट्रिक्टली बताया जा सके कि वो अपने लैपटॉप या इलेक्ट्रॉनिक्स को कभी भी घर के नॉर्मल कूड़ेदान में ना फेंकें। तो दोस्तों, सारी बातों को समझने के बाद अब सवाल ये आता है, अगर आपको अपना खुद का एक बड़ा टेक एम्पायर खड़ा करना हो तो आप कौन सा रास्ता चुनेंगे? क्या आप SKD के जरिए स्पीड के साथ मार्केट में उतरना पसंद करेंगे या फिर CKD का रास्ता अपनाकर लंबे समय तक मार्केट पर अपना दबदबा बनाना चाहेंगे? सोचिएगा जरूर। ये एक ऐसा सवाल है जो आज के हमारे इस एनालिसिस को एक बहुत ही दिलचस्प मोड़ पर लाकर छोड़ता है। आज की इस चर्चा में मेरे साथ जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया।